नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक को 8 महीने लग गए ये बताने में कि नोटबंदी के बाद उसके खजाने में 99% नोट वापस आए हैं, जबकि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ और 28 नवंबर को ही रिजर्व बैंक ने प्रोविजनल यानी अस्थायी तौर पर बता दिया था कि 8,45,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। करीब 55% नोट बगैर गिनने की नई मशीनों के ही गिन लिए गए। जब संसदीय समिति बार बार पूछती रही कि आप पूरा आंकड़ा अभी तक क्यों नहीं दे रहे, तब जून में रिजर्व बैंक ने कहा, उनके गवर्नर ने, कि उनके पास नोट गिनने की पर्याप्त मशीनें नहीं है, टेंडर निकालने वाले हैं। इसी 17 जुलाई को यह खबर छपी थी। किसी को ध्यान नहीं रहा कि बैंक जब नोट देते होंगे तो गिनकर ही देते होंगे, तो फिर रिजर्व बैंक को बताने में देरी क्यों हो रही है। यही नहीं, 14 दिसंबर 2016 को रिजर्व बैंक ने ही बयान दिया कि 80% नोट वापस आ गए हैं, यानी 12,44,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट लौट आए हैं। अब एक बार फिर से याद कीजिए कि जो रिजर्व बैंक 8 नवंबर की नोटबंदी के 35 दिन के भीतर 12,44,000 करोड़ रुपए गिन सकता था, उसे बाकी के करीब 3 लाख करोड़ रुपए के नोट गिनने में 13 दिसंबर से 30 अगस्त क्यों लगा? 261 दिन करीब करीब लग गया। क्यों रिजर्व बैंक जनता के सामने शर्मिंदा होता रहा, एक विस्थापित साख वाली संस्था को शर्मिंदा करता रहा कि वो नोटों की गिनती नहीं कर पाया है? किसके लिए रिजर्व बैंक अपनी बरसों की साख दांव पर लगा रहा था? क्या यह सब इसलिए किया गया ताकि नोटबंदी की असलियत छिपी रहे और इस बीच चुनाव निकल जाएं, सत्ता परिवर्तन हो जाए? जनता को भी याद नहीं रहा कि रिजर्व बैंक ने खुद 80% पैसे का हिसाब तो 13-14 दिसंबर को ही बता दिया था। 3 लाख करोड़ से भी कम के नोट गिनने में रिजर्व बैंक को नई मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी? और वो जब पड़ी तो अपनी सालाना रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया कि कितनी मशीनें खरीदी गईं और कितनी मशीनों के लिए टेंडर निकाले गए? इसका कोई हिसाब नहीं। रिजर्व बैंक ने सिर्फ नए नोट छापने की लागत करीब 8,000 करोड़ बताई है। पुराने नोटों के मात्र 16,000 करोड़ रुपए आने बाकी हैं। मीडिया विजिल ने छापा है कि किस तरह प्रिंट यानी अखबारात में भी इस खबर को सामान्य खबर की तरह कहीं किनारे में छापा गया है, जबकि नोटबंदी के समय का भी आप अखबार निकाल कर देख सकते हैं। लोग मर रहे थे, उनकी परेशानियों की खबरें भीतर के पन्नों पर सिंगल कॉलम में छपती थी और तारीफ की खबरें पहले पन्ने पर बोल्ड लेटर में। नोटबंदी क्यों की गई, इस सवाल का जवाब जरूरी है, क्योंकि उसके बाद से अर्थव्यवस्था में गिरावट की लगातार खबरें हैं। आम लोगों ने भी कीमत चुकाई है। आज ही खबर आई है कि अप्रैल से जून के बीच इस साल भारत की जीडीपी गिर गई है काफी तेजी से। 6.6% का अनुमान था, लेकिन 5.7% ही जीडीपी रही है। जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी की दर 6.1% थी। 31 अगस्त 2016 को, यानी इसी तिमाही में पिछले साल जीडीपी 7.1% थी। अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर की विकास दर घटकर गिरकर 2.4% हो गई है, फीसदी हो गई है। एक साल पहले जुलाई 2016 में यह 3.1 पर थी। 1% जीडीपी कम होने का मतलब है अर्थव्यवस्था के आकार से 1,30,000 करोड़ रुपए का निकल जाना। इसका असर नौकरियों और कारोबार पर पड़ता है। एक साल से अलग अलग सेक्टर में, बिजनेस अखबारों में, यहां वहां कोने में भारतीय अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने की खबरें छप रही हैं। क्या इन्हीं सवालों की जवाबदेही से बचने के लिए दूसरे तीसरे फायदे गिनाए जाते रहे हैं? पीटीआई के हवाले से वित्त मंत्री ने कहा है, खबर आई है कि पहली तिमाही की जीडीपी दर में जो गिरावट हुई है वो चिंता की बात है। बुधवार शाम जब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई तो वित्त मंत्री नोटबंदी का बचाव कर रहे थे। कह रहे थे कि कुछ लोग नोटबंदी को समझ नहीं पा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कि जो पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसके संबंध में कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोग पैसा जमा ना कराएं और वो पैसा जब्त हो जाए। जिन लोगों ने जीवन में कभी काले धन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वो शायद इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं पाए हैं।
यह सही है कि सरकार ने कभी एक सुर से दावा नहीं किया कि कितने लाख करोड़ रुपए के नोट, कितने लाख करोड़ नोट बैंक में जमा नहीं होंगे और जितना पैसा नहीं आएगा उतना उसकी कमाई होगी। लेकिन तमाम आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि रिजर्व बैंक इतना कमाएगा और सरकार को दे देगा। राजस्व सचिव हंसमुख आधिया ने 8 दिसंबर को कहा था कि सरकार उम्मीद करती है कि सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की राय रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उस वक्त कहा था जब थे कि हमारे अनुमान के अनुसार लोग 10 से 11 लाख करोड़ बैंकों में जमा करेंगे, बाकी के 4-5 लाख करोड़ रुपए जो भारत के खिलाफ उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कई भाषणों में कहा गया है कि लोग नोट जला रहे हैं, समंदर में फेंक कर आ रहे हैं हवाई जहाज से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया के जरिए लोगों तक अफवाहों की शक्ल में खबरें पहुंचाई गई और जनता हतप्रभ होकर जान देकर भी वाह वाह कर रही थी कि ऐसा हो रहा है। उन भाषणों का भी यही इशारा था कि जिनके पास काला धन है वो बैंक तक डर के मारे नहीं पहुंचेंगे। 14 नवंबर 2016 को यूपी के गाजीपुर में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि लोग गंगा मैया में नोट बहा रहे हैं। ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटे डाल रहे हैं? 500 की 1000 की। अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं। वो कौन था जो गंगा में नोट बहा रहा था? क्या गंगा में बहने वाला नोट भी घूम फिरकर रिजर्व बैंक पहुंच गया? इसी 7 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री का बयान इशारा करता है कि लोग जानना चाहते हैं कि कितने नोट बैंकों में पहुंच रहे हैं। वो इसलिए जानना चाहते थे लोग कि जो नहीं पहुंचे हैं उनकी संख्या क्या है, ताकि नोटबंदी के असर को समझा जा सके। वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, यही वहां से आवाज आती थी। कि मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, कितना लाए, कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है? अब सुविधा के अनुसार बैंकों में पैसा नहीं आने की बात को नकारा जा रहा है। जब सारा पैसा बैंक में आ गया तो क्या आतंकवादियों और नक्सलियों ने भी अपना पैसा बैंक में जमा कराया है? अगर डिजिटाइजेशन और करदाताओं के आधार को बढ़ाना था तो उसके लिए नोटबंदी ही क्यों जरूरी थी? और यह बात 8 नवंबर के भाषण में क्यों नहीं कही गई? इंडिया स्पेंड और boomlive.in के ने नोटबंदी के ऐलान वाले 8 नवंबर के भाषण का भी शब्दशः विश्लेषण किया है। 8 नवंबर के भाषण में डिजिटल या कैशलेस का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ था। उसी भाषण में 18 बार काला धन और 5 बार जाली नोट का जिक्र आया। 27 नवंबर के भाषण में पहली बार डिजिटल और कैशलेस का इस्तेमाल होता है और तभी वहां से इसका रुख, इसके उद्देश्य में यह सब जुड़ जाता है। इस भाषण में नकली नोट का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। नोटबंदी के पहली भाषण में 5 बार जाली नोट का जिक्र आया। इसे लेकर बड़ी बड़ी बातें अनौपचारिक रूप से फैलाई गई कि भारत में बड़ी संख्या में जाली नोट घुस गया है। लेकिन पिछले कई साल के सरकारी आंकड़े, वित्त मंत्रालय के आंकड़े ही देखिए तो लगभग बराबर जाली नोट ही बरामद हो रहे हैं। जितना प्रचार किया गया सही नहीं। इसी 18 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में दिए अपने लिखित बयान में बताया है कि नोटबंदी के दिन से लेकर 14 जुलाई तक 29 राज्यों में 11 करोड़ 23 लाख के जाली नोट पकड़े गए हैं। उनके बयान के 43 दिन के भीतर रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में जाली नोटों की राशि 40 करोड़ हो जाती है। मनी कंट्रोल पर latacontrol.com एक वेबसाइट है। लता वेंकटेश ने लिखा है कि सच्चाई यह है कि नकली नोटों की जब्ती में 20% की वृद्धि हुई है। बड़ी मशहूर पत्रकार है बैंकिंग सिस्टम की। जितने नोट चलन में हैं उनका मात्र 0.0007% ही जाली नोट जब्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2016-17 में 7,62,000 पीस यानी एक इकाई जाली नोट बरामद हुए हैं और एक साल पहले 6,32,000 पीस बरामद हुए।
2 साल के भीतर खास अंतर तो नहीं, तो फिर जाली नोट जब्त करने या बर्बाद करने के लिए नोटबंदी की क्या जरूरत थी? 8 अगस्त के कई अखबारों में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी का लोकसभा में दिया गया बयान है, छपा है। वे बताते हैं कि नोटबंदी के बाद 2000 के 9,254 पीस जाली नोट पकड़े गए, 1000 और 500 के 23,429 जाली नोट पकड़े गए। इनमें से आधे नकली या जाली नोट गुजरात में पकड़े गए। नोटबंदी के बाद भी नकली नोटों पर खास असर नहीं पड़ा। वित्त मंत्री, गृह राज्य मंत्री और रिजर्व बैंक के आंकड़े में भी काफी अंतर है। 18 जुलाई के बयान में 11 करोड़ के जाली नोट, 8 अगस्त के बयान में 2.5 करोड़ के जाली नोट और 30 अगस्त की रिपोर्ट में 40 करोड़ के जाली नोट पकड़े जाते हैं। वित्त मंत्रालय का ही एक बयान है कि 4 साल से जब्त होने वाली नकली नोटों के मूल्य में खास बदलाव नहीं आया है। नोटबंदी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की कमाई पर असर जरूर पड़ा। 2015-16 में आरबीआई ने भारत सरकार को 65,875 करोड़ रुपए दिए थे। 2016-17 में आरबीआई सरकार को 30,695 करोड़ रुपए ही दे सकेगी। सरकार का बजट अनुमान था कि 58,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। नोटबंदी के कारण ही रिजर्व बैंक की कमाई करीब 35,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। अगर यही आंकड़ा देखना है तो देख लीजिए इस आंकड़े से, क्योंकि बैंकों के जमा नोट पर काफी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है। रिजर्व बैंक की घरेलू संसाधनों से होने वाली आय में करीब 10,000 करोड़ की कमी आई है। बैंकों को भी काफी तकलीफ हुई। सारा नगद पैसा सिस्टम में आने से उन्हें ब्याज देना पड़ा। इसके चलते जब वो चरमराए तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज कम कर दिया और तरह तरह के सुविधा शुल्क आपसे लेने लगे। ये नुकसान नोटबंदी के कारण उपभोक्ताओं को बाद में उठाना पड़ा। 31 जुलाई की खबर के अनुसार स्टेट बैंक ने 1 करोड़ से कम जमा राशि पर ब्याज दर में आधी प्रतिशत की कटौती कर दी। 90% खातों में 1 करोड़ से कम की राशि जमा है स्टेट बैंक के खाता धारकों के। इन खातों में ज्यादातर रिटायर लोग हैं और साधारण लोगों का पैसा जमा रहता है। 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि पर ब्याज दर नहीं घटी। अमीरों पर मेहरबानी के जायज आर्थिक तर्क हुआ करते हैं हमेशा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र पर ब्याज दर कम हुआ। डिजिटल लेन देन में जरूर नवंबर से लेकर अभी तक 28% की वृद्धि हुई है, लेकिन क्या यह लक्ष्य बगैर नोटबंदी के आप हासिल नहीं कर सकते थे? जब से रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, कांग्रेस आक्रामक हो गई है। जवाब में बीजेपी कई तरह के फायदे गिना रही है। एक तो काला धन के खिलाफ लड़ाई करने की बात की थी, दूसरा आतंकवादियों के पास पैसा ना जाए उसकी बात कही थी, तीसरा उन्होंने कहा था कि नकली पैसा है बड़े पैमाने पर, और चौथा लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वो सारे कारण गलत साबित हुए। तो उन्होंने एक आर्थिक अराजकता देश पर थोपी थी, एक गलत फैसला करके, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। Some people who have an inadequate understanding of how to tackle the problem of black money were confusing the demonetization exercise merely with how much money comes back into the system and how much does not come back. That was never the real object of demonetization. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसमें टेरर फंडिंग का कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ रुपया है जो वापस नहीं आएगा। कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। आज सरकार इस पे क्या कहे? Object of demonetization was that India is predominantly a high cash economy, and therefore that scenario requires to be significantly altered. We intended to give a blow to black money, and for doing that expand the tax base of the country. वो कहाँ गया वो 4 से 5 लाख करोड़ जो टेरर फंडिंग का पैसा था? पैसा तो वापस आ गया। तो ये बिल्कुल गलत बयानी, बार बार हर कदम पर सरकार ने गलत बोला, लोगों को गुमराह किया और देश को तकलीफ में डाला। 9,72,000 लोगों से पूछताछ की गई है 13.33 लाख बैंक अकाउंट्स के बारे में जिसमें पैसे जमे हुए हैं। तो जो पैसा आया है वो सब पैसा वाइट नहीं हो गया है, उस पर कार्रवाई होगी। लोगों को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, अपने पैसे के स्रोत को बताना पड़ेगा।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने बयान में किसी बाहर की एजेंसी के हवाले से कह दिया कि 3 लाख करोड़ अतिरिक्त बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। जब लोगों ने पूछा कि रिजर्व बैंक से पहले ये कौन सी बाहर की एजेंसी है जिसके रिसर्च के बारे में प्रधानमंत्री लाल किले से जिक्र कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आर्टिकल नहीं लिख रहे थे कि सोर्स बताना जरूरी है। वित्त मंत्री भूल गए कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, जिसकी अहमियत किसी भी लेख से ज्यादा होती है। माना जाता है कि 15 अगस्त को कोई गलत नहीं बोलेगा। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है। इस वर्ष इसका परिणाम देखिए, 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख। पिछले साल उसी अवधि में यह संख्या सिर्फ 22 लाख थी, डबल से भी ज्यादा। ये कारण काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है। काले धन की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। एक एसआईटी वे जिसकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है, लोकपाल का पता नहीं। प्रधानमंत्री ने यह बात भी किस आधार पर कही कि 3 लाख में से 2 लाख 2.25 लाख करोड़ काला धन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह का कोई दावा नहीं किया है कि बैंकों में इतना काला धन आया है। बयानों और आंकड़ों में इतना अंतर क्यों आ रहा है? अरुण जेटली ने तो घुमाते हुए जब प्रधानमंत्री ने कहा था तब एक बयान दिया कि यह सुनिएगा गौर से कि राजस्व के आंकड़े होते हैं और संभावित राजस्व लाभ के आंकड़े होते हैं जो अलग अलग प्रकार के राजस्व विभागों के अतिरिक्त जांच, नोटिस और जवाब के आधार पर आधारित होते हैं। कुछ समझ में आया? यह आरबीआई की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन आरबीआई ने क्या कहा है? बैंकों ने रिजर्व बैंक को बताया है कि 2016-17 में संदिग्ध सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, संदिग्ध लेन देन की संख्या 4,73,000 है। लेन देन की संख्या बता रहे हैं, कितना संदिग्ध पैसा ये नहीं बता रहे हैं साफ साफ। 2015-16 में ऐसे ही संदिग्ध लेन देन की संख्या 1,06,000 थी। रिजर्व बैंक अगर यही बता देता कि 15-16 में जो संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट हुई थी उसमें से कितने में काला धन निकला, तो कुछ अंदाजा आगे के लिए आप निकाल सकते थे, मगर इसकी जानकारी नहीं है। अगस्त महीने में ही वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में बयान दिया कि 2016 और 17 के दौरान आयकर विभाग ने 13,715 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी है। लेकिन यह संख्या तो कहीं से भी 3 लाख करोड़ के करीब नहीं है, 2.25 लाख करोड़ के करीब नहीं है। नोटबंदी के कारण इतना विवाद हो गया कि पहली बार हुआ जब 15 अगस्त के भाषण के बाद कई दिनों तक उस भाषण की फैक्ट चेकिंग होती रही कि प्रधानमंत्री ने सही बोला भी है या नहीं। 15 अगस्त के दिन ही हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री के करदाताओं से संबंधित आंकड़ों की फैक्ट चेकिंग की, यानी जो बात कही गई वो सही है या नहीं। उनका सवाल था कि कितने करदाता बढ़े हैं। ताजा आर्थिक सर्वे का हवाला देते हुए श्रीनिवासन ने कहा, लिखा कि 5.4 लाख, 5.5 लाख से भी कम यानी नए करदाता नोटबंदी के बाद जुड़े हैं। पिछले साल ये के मुकाबले ये 45% ज्यादा है। इसी साल वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 91 लाख नए करदाता जुड़े हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 56 लाख। आर्थिक सर्वे में 5.5 लाख, अब आया 91 लाख। कोई समय सीमा नहीं बताई गई 91 लाख की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को दावा किया कि 56 लाख करदाता जुड़े हैं नए। पिछले साल की तुलना में इस वित्त वर्ष में यह 25% की वृद्धि है। श्रीनिवासन जैन ने अपने अध्ययन से बताया कि अगर पुराने आंकड़े देखें तो 25% की वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। 2014-15 में 76 लाख करदाता जुड़े, 16-17 में ये 80.7 लाख जुड़े, 15-16 में संख्या कम हो गई थी। क्या यह इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए करोड़ों लोगों को बैंकों के आगे खड़ा कर दिया जाए, लोगों की शादी ब्याह में परेशानी डाल दी जाए और आम लोगों को 10 और 5 रुपए की मजदूरी के लिए मोहताज कर दिया जाए? प्रधानमंत्री ने बोला कि 56 लाख नए टैक्स पेयर्स आए। वो उन्होंने गलत बोला, क्योंकि जो आंकड़े जो उनको दिए गए थे वो ये था कि 56 लाख
नए लोग ई टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू किया है। अब ई टैक्स रिटर्न जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है वो भी करना, वो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले जाए तो वो नंबर बढ़ता है, मगर वो नए नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री को उनके जो भी एडवाइजर हैं, जो भी उनके जो स्पीच राइटर हैं, उन्होंने ठीक से उनको ब्रीफ नहीं किया। नोटबंदी के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की थी 17 जनवरी के दिन। तब के अध्यक्ष वैद्यनाथ राय थे और उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को काम न मिलने से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। 3 से 4 करोड़। अगर असंगठित क्षेत्र के सभी सेक्टरों को देखा जाए, माफ कीजिएगा, तो नोटबंदी के कारण प्रभावित होने वाले मजदूरों की संख्या 4 से 5 करोड़ है। यह मजदूर संघ का कहना है। अभी सुनिए, आगे बताता हूं। असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसमें 5 करोड़ के लगभग वर्कर काम करते हैं। आज जो स्थिति आई है उस 5 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ पलायन हुआ। इसके अलावे भी असंगठित क्षेत्र में जो हेड लोडर है, वेजिटेबल है, मंडी है, कुल मिला जुला के लगता है कि 4 से 5 करोड़ तक मजदूर इस नोटबंदी के कारण काम से ग्रस्त हुए हैं। मगर आज जब प्राइम टाइम के लिए हमने वैद्यनाथ राय जी से फोन पर बात की तो वे पलट गए। कहा कि हो ही नहीं सकता कि मैंने कहा हो कि 4 से 5 करोड़ मजदूरों के पलायन की बात हुई, वो बहुत होता है, 2-2.5 लाख होगी संख्या। मगर उन्होंने फोन पर जरूर कहा कि नोटबंदी फ्लॉप है, वो कहते थे और साबित हो गई बात। उनकी जगह अब नए अध्यक्ष आ गए हैं। नए अध्यक्ष से भी हिमांशु ने बात की है, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की 25% आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। ये कितना होता है 25%? आप अंदाजा लगाइए। इसका असर तो बहुत सारा मजदूर क्षेत्र में हुआ है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हुआ है, माई स्मार्ट से लघु उद्योग में बहुत सारा असर हुआ है, फार्मिंग सेक्शन फार्म वर्कर्स के ऊपर हुआ है, और जैसे 25% ऑफ द होल इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर इसका हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज has been suffering because of this नोटबंदी। ट्विटर पर पत्रकारों की प्रतिक्रिया देख रहा था। कोई सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि नोटबंदी फेल हो गई है। ये हाल अखबारों में भी है, कई जगह है। सब इस तरह से कह रहे हैं कि भले ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा हो, मगर राजनीतिक रूप से ये ब्रिलियंट आइडिया था। वैसे गोदी मीडिया के दौर में इतना भी काफी है। ब्रेक के बाद आर्थिक मसलों पर लिखने वाले विवेक लॉ से बात करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक कौल, जिनका लेख आज हमने bbc.com पर जाहिर अंग्रेजी में पढ़ा। सरकार के तमाम दावे तो लोगों तक पहुंच ही जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि विवेक के जरिए आलोचनात्मक पक्ष भी आप तक पहुंचे। विवेक, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आप जो शास्त्रीय क्लासिक डेफिनेशन जिसे कहते हैं नोटबंदी के बारे में, वो क्या जानते हैं? और जो सरकार दावा कर रही है कि नहीं, सारे नोट वापस आने ही थे, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि नोट कुछ वापस आने से रह जाएंगे और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गेन या मुनाफा माना जाएगा। ये बात कहां से आधिकारिक और औपचारिक रूप से सामने आती है? जी देखिए, ये सरकार का दावा एक हद तक सही है, उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं। पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था 8 नवंबर को, और उसके बाद जिस तरह से सरकार का प्रचार हुआ है, तो उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि नोटबंदी से वो लोग काले धन पे अटैक करेंगे, और दूसरा जो फेक नोट्स, जो जाली नोट जो इकोनॉमी में है, उसको हटाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब जिनके पास ब्लैक मनी है और जिनके पास फेक नोट्स हैं, वो ये नोट जो है बैंक्स में जमा नहीं करते। पर ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि हमने देखा, 99% पैसा जो है वो बैंक्स में वापस आ गया है। तो इसलिए आप मानते हैं कि फेल है। पर वित्त मंत्री ने कहा कि जो पैसा आया है उसमें से भी प्रधानमंत्री के 15 अगस्त भाषण का ले लें हिस्सा,
और वित्त मंत्री का भी कि 2 से 3 लाख करोड़ अघोषित आय है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वही पैसा है जो गद्दे में छुपा कर रखा गया था, जिसे गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि लोग गंगा तक में पैसे फेंक रहे हैं? क्या ये वही पैसा है, या हम कैसे इतनी जल्दी जान गए कि ये 3 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़ रुपया अघोषित आय है जो बैंकिंग सिस्टम में आया है? जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये 2 लाख करोड़ है या 3 लाख करोड़ है। देखिए, जो डेटा हमारे पास है अभी तक, उसमें से हमको ये पता लगता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता है तो करीब 5% जो ब्लैक मनी है वो करेंसी या कैश या नोटों के फॉर्म में निकलता है। अच्छा। ये डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अब ये 2 लाख करोड़ है या 3 लाख करोड़ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि अगर हम मान भी लें कि ये 2 या 3 लाख करोड़ रुपए है, तो ये इस पे सरकार जो है टैक्स लगाएगी, ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये पैसा बैंकों में जमा किया है उनके पास मतलब लॉयर्स भी हैं और वो सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ी जो है सरकार की तरफ से, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो रही है ये कहने में कि इसमें से करीब 2 या 3 लाख करोड़ जो है काला धन है। पर आपने कहा कि एपिक फेलियर है, मतलब एक तरह से इतनी बड़ी असफलता है नोटबंदी। उस वक्त भी CMIE जो संस्था है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग जो इंडियन इकोनॉमी है, उसने कहा था कि ये अच्छा नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये एक मॉन्यूमेंटल डिजास्टर है। फिर बाद में आंकड़े आए कि 15 लाख लोगों की इसकी चलते नौकरी गई, बहुत लोगों के रोजगार उस वक्त छिन गए, बहुतों की कमाई कम हो गई, तो लोगों ने बहुत तरीके से पैसे गंवाए। पर क्या ये सारा लक्ष्य जो सरकार अब कह रही है डिजिटाइजेशन का या अर्थव्यवस्था के नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन का, कि सारे लोग बैंकिंग सिस्टम में आ जाएं, बगैर नोटबंदी के भी हम हासिल कर सकते थे? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 8 नवंबर का आप जो प्रधानमंत्री ने जो दूरदर्शन पे जो देश को एड्रेस किया, अगर उसको हम लोग ध्यान से सुने तो उसमें डिजिटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। डिजिटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार जो है 27 नवंबर की जो मन की बात में जो प्रधानमंत्री ने देश से बात की, उसमें पहली बार जो है कैशलेस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे, क्योंकि 27 नवंबर तक काफी पैसा वापस आ चुका था, तो तब सरकार को समझ में आ गया कि ये ब्लैक मनी और फेक नोट वाला जो आइडिया था ये तो चल नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर एक नया ये आइडिया खड़ा किया कैशलेस सोसाइटी का, मतलब जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि गोल पोस्ट जो है बदल दिया। कर रहे थे। जी। तो जैसे जैसे तो लेकिन अगर आप डिजिटाइजेशन का भी डेटा देखेंगे तो कैशलेस का, डिजिटाइजेशन का नहीं, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। तो अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस का भी डेटा देखेंगे और अगर आप सालों साल का डेटा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिमोनेटाइजेशन के बगैर भी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस हर साल धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। और तो कैशलेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और अगर हम डिमोनेटाइजेशन नहीं भी करते तो कैशलेस जो है मतलब साल 6 महीने देर से ही होता, पर हो जरूर जाता। तो सवाल ये है कि इतना जो मतलब जो आर्थिक व्यवस्था का नुकसान हुआ है, तो क्या वो मतलब किसी तरह से अवॉइड किया जा सकता था? जी, पर एक तरफ ये भी रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि लगभग जितना पैसा 8 नवंबर के आसपास चलन में था, उतना ही पैसा, नकदी पैसा फिर से आ गया। और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन या कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको कोई अंतर्विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता है कि जब सारा पैसा मार्केट में आ ही गया तो इस डिजिटाइजेशन का क्या मतलब है? या क्या हमें यह भी समझना चाहिए कि डिजिटाइजेशन होने के बाद भी जो नोट हैं करेंसी फॉर्म में, वो उतनी ही संख्या में सर्कुलेशन में रहेंगे? देखिए, एक तो यहाँ पहली बात ये है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी ज्यादा कैशलेस होती जाएगी वैसे वैसे करप्शन कम होता जाएगा। ये जो गलत है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देखें तो सबसे कम जो कैश टू करेंसी टू जीडीपी रेशियो है वो नॉर्वे में है, और दूसरी नंबर की कंट्री जो है वो नाइजीरिया है।
तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा हमको ये बताता है कि नाइजीरिया जो है दुनिया के आई थिंक चौथी या पांचवी सबसे कम करप्ट कंट्री है। नाइजीरिया नहीं, नॉर्वे। और नहीं, नॉर्वे जो है चौथी या पांचवी सबसे कम करप्ट कंट्री है। और नाइजीरिया जो है 136वें नंबर पे है। या आप जापान को ही ले लीजिए, जापान का कैश जीडीपी रेशियो जो है करीब 18% है। भारत का जो कैश जीडीपी रेशियो है वो करीब 12% है। जापान जो है दुनिया का 18वां सबसे कम करप्ट देश है, भारत 76वें नंबर पे है। आप ब्राजील और इंडिया को ले लीजिए, ब्राजील का जो कैश जीडीपी रेशियो है करीब 3 से 4% है, भारत का जैसे मैंने बोला 12% है। और ब्राजील और भारत दोनों जो है दुनिया की 76वीं सबसे करप्ट देश हैं। तो ये जो पूरी कहानी चलाई गई है कि कैशलेस हो जाएगा और डिजिटाइजेशन हो जाएगा और करप्शन कम हो जाएगा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो ये सही नहीं है। और जनता यहाँ की अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों तक पहुंच नहीं है तो किसी भी चुनावी रैली, प्रबंधन, विधायकों की खरीद फरोख्त का ही एक अघोषित डेटा देख ले तो समझ में आ जाएगा कि भारत की राजनीति अभी भी काले धन से ही चल रही है और उसकी हेकड़ी उसी पैसे के दम पर है, वरना नेता तो साइकिल से रैलियां करने लगे। पर विवेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे बैंकों की सेहत पर क्या असर पड़ा? क्या हम इसे जोड़कर देख सकते हैं कि इसकी वजह से ही बैंकों ने हम उपभोक्ताओं पे तरह तरह के शुल्क थोपे कि आप कितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, और फिर रिजर्व बैंक की जो कमाई इस बार घट गई है बैंकों को ब्याज देने के मामले में, उसके संदर्भ में थोड़ा बताइए कि इस नोटबंदी ने हमारी बैंकिंग व्यवस्था को किस तरह से आहत किया है, जिसका असर उपभोक्ता पर भी पड़ रहा है, कैसे? जी, ओके। देखिए, एक जो नोटबंदी के समर्थक एक पॉइंट जो बार बार सामने रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा पैसा बैंक्स में एक बार में वापस आ गया और डिपॉजिट जो है बैंक के बढ़ गए, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो गई। तो इससे जो है जो बोरोवर है, जो मतलब लोन लेते हैं जो लोग, उनको काफी फायदा हुआ है। अब ये बड़ी मतलब जिसको अंग्रेजी में कहा जाए एक बड़ी सिंपलिस्टिक स्टोरी है। होता क्या है कि किसी भी बैंक में जो है दो साइड होते हैं, एक तो जो बंदा वहां जाके पैसा जमा करता है और एक जो उस बैंक से लोन लेता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स लोन के लेवल पे कम हुए हैं तो डिपॉजिट के लेवल पे भी कम हुए हैं। और ये बताना बहुत जरूरी है कि इस देश में जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग होती है करीब करीब 62% जो है वो फिक्स डिपॉजिट्स में होती है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं तो बहुत लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसमें सबसे आगे जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल के महीना दर महीना का खर्चा निकालते हैं। हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कोई मेडिकल सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है सरकार की तरफ से, लगभग नहीं है। और तो इस हमको जो है हमको केवल बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं देखना है, हमको जो सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आरबीआई जो है हर साल सरकार को एक डिविडेंड देता है, वो इस बार करीब करीब आधा हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो बैंक्स में अचानक से इतना ज्यादा पैसा आ गया, उसमें से काफी पैसा बैंक्स ने आरबीआई में जमा कर दिया और आरबीआई ने उस पैसे पे बैंक्स को इंटरेस्ट दिया। तो उस इंटरेस्ट की वजह से काफी हद तक जो आरबीआई का प्रॉफिट था वो कम हो गया और उससे सरकार का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। तो ये जो दो पॉइंट हैं ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है आगे रखने के लिए। और खासकर ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया में जो अगर मतलब खबर ये चलती है कि आरबीआई ने रेट काटे, बैंक्स ने रेट काटे और आपके ईएमआई कम हो गए, कोई ये नहीं बताता है कि जो डिपॉजिट होल्डर है उसका भी जो उसके पास भी जो पैसा जा रहा है हर महीने वो भी कम हो गया है। ये नहीं बताता। ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। विवेक कॉल से अभी और भी सवाल करने हैं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। विवेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि आरबीआई ने 35वें दिन ही गिन के बता दिया था
प्रोविजनल डेटा ही सही, जब नोटबंदी हुई थी उसके 35वें दिन 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को कि 80% पैसा वापस आ गया। उसके बाद अचानक बाकी का 20% पैसा, 19% पैसा गिनने में इतने सारे दिन लग गए, 269 से ज्यादा दिन लग गए आरबीआई को। क्या इस पूरी प्रक्रिया में आरबीआई की साख को धक्का पहुंचा है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है? जी एकदम। और यहाँ तक कि आरबीआई ने ये डिमोनेटाइजेशन का निर्णय कैसे लिया ये भी किसी को मालूम नहीं है। जहां तक मुझे याद आता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई की याचिका भी डाली थी आरबीआई के पास, और उन्होंने पूछा था कि जो आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग की थी जिसमें आपने ये निर्णय लिया कि डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी करनी है, तो उसकी डिटेल्स जरा हमारे साथ शेयर करें। तो वो डिटेल्स आरबीआई ने कभी शेयर की नहीं। तो धक्का तो पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो तमाम दावों से अलग मैं फिर चलते चलते संक्षेप में आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि नोटबंदी की वजह से आम उपभोक्ता जो बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उनकी कमाई कम हो गई, जो लोग रोज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को ज्यादा धक्का पहुंचा, जीडीपी पर असर पड़ा। क्या आप कोई तस्वीर बता सकते हैं कि इससे क्या नुकसान हुआ रोजगार के स्तर पर, कमाई के स्तर पर या देश के संसाधन के स्तर पर? विवेक जी देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी का लेबर आर्म है, लेबर यूनियन वाला आर्म है, उन्होंने फरवरी में कहा था कि करीब 2.3 लाख जो छोटी कंपनियां हैं, छोटी फर्म्स हैं, वो बंद पड़ गई हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये तो उनकी अपनी लेबर यूनियन का डेटा था। दूसरा आप देखिए कि बहुत सारे प्रदेशों में जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, और उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने सब्जी और फल उगाए हैं और जो उन्होंने दालें उगाई हैं उसके दाम जो हैं वो बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं। और उसकी वजह ये है कि जो पूरी एग्रीकल्चर ट्रेड है वो ज्यादातर जो है वो कैश बेसिस पे चलती है। तो वो कैश जब सडनली सिस्टम से निकाल लिया गया नोटबंदी की वजह से, तो जो खरीद फरोख्त होती थी वो लगभग बंद पड़ गई, और उसकी वजह से जो है दाम गिरने शुरू हुए। और जब दाम गिरे, दाम यहां तक गिरे कि मिंट अखबार जो है उसमें एक खबर ये थी कि एक हरियाणा में एक किसान ने आलू जो है 9 पैसे पर किलो बेचे, और 1 किलो आलू उगाने में करीब 3 रुपए खर्चा होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मतलब आलू ही नहीं, बहुत सारी आप प्याज पे ले लीजिए और टमाटर पे ले लीजिए, काफी किसानों की कमर टूटी जी, बहुत जी। तो उससे ये हुआ कि फिर जब किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो फिर स्टेट जो सरकारें हैं स्टेट लेवल पे, उन्होंने लोन्स वेव ऑफ करने शुरू किए। तो अब काफी स्टेट्स में जो है लोन्स वेव ऑफ हो चुके हैं, और काफी स्टेट्स में धीरे धीरे जैसे इलेक्शंस होंगे 2019 तक, वहां भी लोन्स वेव ऑफ होंगे। तो इसका जो है भारतीय इकोनॉमी पे और अपना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक कौल, हिंदी में विस्तार से और सहजता से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। अक्सर अब कई लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी पर विश्लेषण करके क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। दरअसल ये राजनीतिक रूप से हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से आम आदमी अभी भी रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गंवा रहा है। तो इसलिए इसका मूल्यांकन, विश्लेषण करते रहना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भले ही पेट्रोल के 75 या 78 रुपए हो जाने पर चर्चा ना करें, लेकिन नोटबंदी का असर एक बड़ा मामला है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।